हे गाइस, गुड इवनिंग। मैं आपका दोस्त एनपी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा कि हम लोग ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम पढ़ रहे हैं और ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम में आज हम 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम एंड अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। एक्सियल स्केलेटल सिस्टम के में 80 बोन्स होती हैं और अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में 126 बोन्स होती हैं, जैसा कि कल हमने पढ़ा था। और आज हम देखेंगे एक्सियल स्केलेटल सिस्टम के बारे में कि उसमें 80 बोन्स जो होती हैं वो कौन कौन सी बोन्स होती हैं। एक्सियल स्केलेटल सिस्टम को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था। एक्सियल स्केलेटल सिस्टम को 3 पार्ट में 1 स्कल, 1 स्कल, दूसरा वर्टिब्रल कॉलम, तीसरा रिब्स। आज हम इन्हीं के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। स्कल में 29 बोन्स होती हैं और वर्टिब्रल कॉलम में 26 बोन्स होती हैं और रिब्स में 25 बोन्स होती हैं, जैसा कि हमने कल पढ़ा था। और आज हम पढ़ेंगे स्कल के बारे में पढ़ेंगे। स्कल में क्या क्या होता है, कौन से रीजन में होता है, स्कल रीजन में कौन कौन से बोन्स आती हैं, उसके बारे में हम आज डिटेल से पढ़ेंगे। स्कल रीजन में क्रेनियम जिसमें 8 बोन्स होती हैं। दूसरा क्रेनियम फेस रीजन, फेस बोन। तीसरा क्रेनियम बोन, फेस बोन, और फेस में जो बोन होती हैं वो 14 होती हैं। और इसी तरीके से ईयर, तीसरे नंबर पर है ईयर में 6 बोन होती हैं। तो 8, 14 और 6 हुआ 28। और एक बोन्स हमारी हॉइड होती है। वो हॉइड कौन सी होती है? हॉइड एक बोन होती है जो हमारी नेक के नीचे होते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि क्रेनियम के बारे में पढ़ेंगे। क्रेनियम 8 बोन्स होती हैं जिसमें हमारा ब्रेन सुरक्षित रहता है। हमें कंकाल तंत्र हमारा एक तो बॉडी को शेप प्रदान करता है, एक आकार प्रदान करता है। दूसरा हमारी बॉडी में मूवमेंट में सहायक होता है। तीसरा हमारे जितने भी सॉफ्ट ऑर्गन हैं, चाहे वो ब्रेन हुआ, चाहे वो किडनी हो, लिवर हो, हार्ट हो, लंग्स हो, कोई भी सॉफ्ट ऑर्गन जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट हैं वो बड़े ही सॉफ्ट ऑर्गन हैं, उनको सुरक्षा प्रदान करता है। एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। तो आज हम पढ़ेंगे स्केल के बारे में। और एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में जो 80 बोन्स होती हैं उसमें से पढ़ेंगे स्कल के बारे में। स्कल को जो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था, स्कल, वर्टिब्रल कॉलम और रिब्स। तो आज हम पढ़ेंगे स्कल के बारे में। स्कल में क्रेनियम हुआ जिसमें 8 बोन्स होती हैं और फेस होता है जिसमें 14। क्रेनियम ये वाला हिस्सा होता है, ये रीजन होता है। और ये फेस हुआ। और जिस तरीके से ईयर में 3 साइड। अब कौन सी फेस में क्रेनियम में 8 बोन्स होती हैं और कौन सी फेस में बोन्स होती हैं और कौन सी हमारे ईयर्स में बोन्स होती हैं। तो हम क्रेनियम में होती हैं 8 बोन्स।
क्रेनियम रीजन में होती हैं 8 बोन्स। अब ये 8 बोन्स कौन सी हैं? जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, हेलो जैसा कि हम एक्सियल सिस्टम में को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था, इसका वर्टिकल कॉलम, और वर्टिकल कॉलम के बाद हमने जो नीचे रिब्स होती हैं, इसके बाद जो हम स्केल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो स्केल के बारे में हमने पढ़ेंगे सबसे पहले क्रेनियम, जहां हमारा ब्रेन सुरक्षित रहता है। क्रेनियम जहां हमारा ब्रेन सुरक्षित रहता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे फेस में जो 14 बोन्स होती हैं वो कौन सी होती हैं, क्रेनियम में 8 बोन्स होती हैं वो कौन सी होती हैं, और हमारे 8 बोन्स जो क्रेनियम में होती हैं वो कौन सी होती हैं, देखिएगा। जो एक हमारी यहाँ फ्रंटल होती है, दूसरी पैराइटल होती है। फ्रंटल जो हमारा ये है रीजन, ये फ्रंटल है, फ्रंटल बोन है, और इसके जस्ट पीछे पैराइटल बोन है जिसमें 2 बोन होती हैं। उसके जस्ट पीछे एक ऑक्सीपिटल बोन होती है, यानी 5 बोन सेव हो गई। एक बोन फ्रंटल बोन, दूसरी पैराइटल जिसमें 2 बोन हुई, ऑक्सीपिटल एक 4 बोन हो गई। उसके जस्ट नीचे जो कान वाला हिस्सा है हमारा, ये हमारा हिस्सा टेम्पोरल बोन होती हैं, जहाँ 2 हड्डी, एक इस साइड और एक इस साइड, 2 बोन्स होती हैं। और एस्फेनॉइड बोन्स होती है जो इधर होती है, इस रीजन में एस्फेनॉइड होती है। उसके जस्ट नीचे वाला रीजन में एथमोइड बोन्स होती हैं। तो मैंने आपको बताया कि क्रेनियम में 8 बोन्स कौन कौन सी होती हैं। एक फ्रंटल बोन हुई, दूसरी पैराइटल बोन हुई जहाँ 2 बोन्स होती हैं, एक ऑक्सीपिटल बोन हुई। पैराइटल बोन्स एक इस रीजन में, एक इस रीजन में आपस में अटैच होती हैं। और इस तरीके से पीछे ऑक्सीपिटल बोन होती है इस रीजन में, ऑक्सीपिटल बोन। और इसी तरीके से हमारे इस रीजन में जो कान वाला हिस्सा होता है, जहाँ उसे टेम्पोरल बोन कहते हैं। और इस साइड भी एक हुई, तो 1 2 और 3 4 5 और ये 6, और एक हमारी एथमोइड बोन्स और स्फेनोइड बोन्स इधर होती है। स्फेनोइड इसके जस्ट नीचे एथमोइड बोन्स होती हैं। इस तरीके से हमारे क्रेनियम रीजन में 8 बोन्स होती हैं। इसके बाद हम फेस रीजन पे चलते हैं, जहां 40 बोन्स होती हैं। फेस रीजन में 40 बोन्स कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहले हम नेजल पर आते हैं। नेजल यानी नोज में 2 बोन्स होती हैं, एक इधर एक इधर, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। और दूसरा जस्ट जो रेड दिख रही है उसे पैलाटाइन कहते हैं, इसमें 2 होती हैं। और इसके जस्ट नीचे जो इस रीजन में होती हैं उन्हें हम टर्बाइनल बोन कहते हैं। और ये जो नोज में ये बोन्स दिखती है इसे वोमर बोन कहते हैं। यानी कि 7 बोन्स हमारे समथिंग में नोज में है। एक तो नेजल बोन्स हुई, उसके जस्ट आगे की जो रेड पैलाइटल बोन्स हुई 2 हुई, और जो ग्रीन दिख रही हैं वो हमारी टर्बाइनल बोन्स हुई। और एक जो रेड होती है ये बोन्स, उसे हम वोमर बोन्स कहते हैं। जाइगोमेटिक बोन्स होती हैं जो हमारे चीक होते हैं, और जैसा कि ग्रीन दिख रहा है आपको, फिगर पे ग्रीन दिख रहा होगा। और इसके बाद जस्ट नीचे वाला रीजन जो होता है वो येलो साइड में होता है, उसे मैक्सला कहते हैं। इन्हें मैक्सला रीजन कहते हैं, मैक्सला बोन कहते हैं। एक लैक्राइमल बोन होते हैं, तो याद कर रटने की जरूरत नहीं है, सबसे समझने की बजाय 2 हमारी बोन्स हुई आँख में, जिसे हम लैक्राइमल बोन कहते हैं। फिर इसके बाद 7 हमारी हुई हमारी नोज में, जो कि मैंने बताया कि नेजल, पैलाटाइन और टर्बाइनल और वोमर कौन होती हैं। इसी तरीके से जाइगोमेटिक और मैक्सला भी 2 होती हैं। और इस रीजन को जो बियर्ड वाला रीजन है उसे हम मैंडाइवल कहते हैं।
मेडाइवल बोन कहते हैं। इसी तरीके से हमारे फेस को टोटल काउंट करेंगे तो 14 बोन्स होती हैं। अब हम देखेंगे कि हमारे ईयर में कौन कौन सी बोन होती हैं। तो ईयर में आप फिगर में देखिए, जो आउटर ईयर के आगे वाला हिस्सा है यानी कि मेलियस, सबसे आउटर में मेलियस, फिर मीडियम में इंकस होती है, फिर सबसे छोटी स्टेपीज होती है, जो एग्जाम में बनता है क्वेश्चन, जहाँ से कि हमारी बॉडी की सबसे छोटी बोन्स कौन सी है, तो वो स्टेपीज है। तो हमारे कान में 3 बोन्स होती हैं, मेलियस, इंकस और स्टेपीज। तो 3 इस साइड हुई, 3 इस साइड हुई। अब इसी तरीके से हॉइड जो आप फिगर में देख रहे हैं, जो लेलेंग्स के जस्ट ऊपर वाला बोन्स होती है, जो इधर वाली बोन्स होती है, जिसे हम हॉइड कहते हैं। इसी तरीके से हमने देखा कि स्कल रीजन में 29 बोन्स कौन कौन सी होती हैं। सोचा कि हमने ह्यूमन बॉडी में स्केलेटल सिस्टम को ही क्यों चुना पढ़ने के लिए। उसका रीज़न यह है कि स्केलेटल सिस्टम इसलिए चुना क्योंकि यह हमारी बॉडी को एक आकार प्रदान करता है और उसमें जो सॉफ्ट ऑर्गन होते हैं उन्हें सुरक्षा प्रदान करता है, और मूवमेंट, अर्थात कह सकते हैं कि यह हमारी बॉडी की एक आधार संरचना होती है। जैसे कि कहा जाए, एक बिल्डिंग बनाने के लिए हमें एक विशेष नींव की ज़रूरत होती है, इसी प्रकार हमें एक बॉडी के लिए, एक निश्चित आकार के लिए हमें सुरक्षा प्रदान करता है वो स्केलेटल सिस्टम होता है। इसलिए हमने स्केलेटल सिस्टम को चूज किया। पहले हम स्केलेटल सिस्टम पढ़ेंगे, फिर स्केलेटल सिस्टम में वो रीजन पढ़ेंगे जहां हमारे सॉफ्ट ऑर्गन सुरक्षित हैं। जैसे हम फिर ब्रेन के बारे में भी पढ़ेंगे, ईयर के बारे में भी पढ़ेंगे, आइज के बारे में भी पढ़ेंगे, फिर नेक के बारे में, लंग्स के बारे में, हार्ट के बारे में, किडनी, इसी तरीके से हम पूरे बॉडी के स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। तो हमने पहले समझा कि हमारा स्केलेटल सिस्टम होती हैं, जिसमें से इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम और अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। आज हमने पढ़ा एक्सियल स्केलेटल सिस्टम के बारे में, जिसमें स्कल के बारे में पढ़े हैं। तो स्कल में जो क्रेनियम में 8 बोन्स होती हैं वो कौन कौन होती हैं, और किस तरीके से फेस बोन्स कौन कौन सी होती हैं, ये भी हमने समझा। और इस तरीके से किस तरीके से इसमें ईयर्स बोन्स होती हैं, तो वो कौन कौन सी होती हैं, और इसके एक बोन्स हॉइड होती है जिसके बारे में हमने जाना। और इस तरीके से आज के लिए इतना ही। आप फिगर देख सकते हैं और देख सकते हैं कि हमारे स्केलेटल सिस्टम में या हमारी बॉडी में ऑर्गन किस तरीके से सुरक्षित हैं। आप इस क्लिप को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। Why need स्टडी ऑफ बायो। बायो अर्थात बायोलॉजी। बायोलॉजी की 2 ब्रांच हैं। एक प्लांट, जिसमें प्लांट का अध्ययन करते हैं उसे बॉटनी कहते हैं, और जिसमें एनिमल का अध्ययन करते हैं उसे जूलॉजी कहते हैं। बायोलॉजी के जनक जैसे एग्जाम में आता है कि कौन है, तो वो अरस्तु हैं, और
एनिमल यानी जंतु विज्ञान के जनक भी अरस्तु ही हैं, और इसी तरीके से बोटनी के जनक थियोफ्रेस्टस है। हाँ, कुछ लोगों को इंग्लिश वर्ड में प्रॉब्लम जा सकती है, लेकिन मेरे बारे में इंग्लिश वर्ड में कंफ्यूज मत हो, क्योंकि यदि मैंने पढ़ाया था कि किस तरीके से सेल, टिश्यू और ऑर्गन सिस्टम और ह्यूमन बॉडी, तो मैंने कहा कि बायोलॉजी पढ़ने की ज़रूरत हमें, वाई नीड स्टडी ऑफ बायो क्यों पढ़ी, तो उसका रीज़न ये है कि हमारी बॉडी में क्या क्या होता है, कैसे एक्टिविटी होती है, किसकी कमी से हमें डिसीज़ यानी रोग हो जाते हैं, इन सब के बारे में हमें जानकारी होना ज़रूरी है, तभी हम अपनी बॉडी को मेंटेन कर सकते हैं। और ह्यूमन जो नेचर होता ही है जिज्ञासु, क्यूरियस टाइप का, तो उसे जानने की इच्छा हुई कि हमारा ह्यूमन एवोल्यूशन कैसे हुआ, अर्थात हमारा ह्यूमन का विकास कैसे हुआ, कैसे करोड़ों वर्ष पहले बिग बैंग थ्योरी के अनुसार यहाँ सिर्फ गैसेस थी और गैसेस के अलावा कुछ नहीं था, फिर कैसे ब्लू ग्रीन एल्गी बना, फिर कैसे बैक्टीरिया बने, कैसे पॉरीफेरा बना, फिर कैसे प्रोटोजोआ बना, कैसे पॉरीफेरा बना, कैसे सिलेंट्रेटा, हम ऐसे डिटेल से पढ़ेंगे। सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम और ह्यूमन। हाँ, किसी को इंग्लिश वर्ड में प्रॉब्लम जा सकती है, लेकिन आप ये सोचिए, यदि ये सोच के चलो कि इनका नाम, सेल को मैं कोशिका कहूँ या टिश्यू को ऊतक, पढ़ने में कोई मतलब नहीं है। एक अप्रोच डेवलप करो, इस इंग्लिश या हिंदी में कोई मतलब नहीं है, डिफरेंस आप क्रिएट करते हैं। यदि मैं कह दूं कि मेरा नाम जोन्स है या फ्लॉयड है, तो क्या आप मुझसे ये पूछेंगे कि मेरा नाम हिंदी में क्या है? ऐसा नहीं ना। तो आपको समझना पड़ेगा कि जैसे आप एक एग्जांपल बॉलीवुड इंडस्ट्री से ले लो, जैसे कहा जाए कि जैकलिन फर्नांडिस को जैकलिन फर्नांडिस ही कहेंगे, ऐसा तो है नहीं कि उन्हें जाके आप उनसे पूछोगे कि मैम आपका हिंदी में नाम क्या है, या कैटरीना को कैटरीना ही कहेंगे। इसी तरीके से इंग्लिश में एक अप्रोच, एक नज़रिए की ज़रूरत है, हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। सेल को सेल कह देंगे या टिश्यू को टिश्यू कह देंगे तो क्या प्रॉब्लम है। तो इस तरीके से सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम और ह्यूमन बॉडी होती है। तो सेल से जो मैंने बताया था साइटोलॉजी, और टिश्यू के अध्ययन को हिस्टोलॉजी, ऑर्गन को स्प्लिंकोलॉजी, ये सब ऑर्गन सिस्टम में फिजियोलॉजी और ह्यूमन बॉडी। या तो हमें इस तरीके से अध्ययन करना चाहिए कि हमें पहले ह्यूमन बॉडी, फिर ऑर्गन सिस्टम, फिर ऑर्गन, फिर टिश्यू, फिर सेल, या फिर हमें इस तरीके से जाना चाहिए, पहले छोटी सेल के बारे में, फिर टिश्यू के बारे में, फिर ऑर्गन सिस्टम, फिर ह्यूमन बॉडी के बारे में। लेकिन हम लोग इस तरीके से पढ़ेंगे क्योंकि हम ऑर्गन को देख सकते हैं, ऑर्गन सिस्टम को समझ सकते हैं, और ह्यूमन बॉडी को, जो हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन सिस्टम में एक्टिविटी होती है, उसको भी समझ सकते, फिजियोलॉजी को समझ सकते हैं, और ह्यूमन बॉडी जो दिख रही है उसे भी समझ सकते हैं। इसलिए हमने वो पार्ट लिए जो हम नेक्ड आई से देख सकते हैं, और जो सेल और टिश्यू हैं वो बहुत ही सूक्ष्म चीज़ें हैं जिन्हें हम माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। तो इसलिए हमने स्केलेटन सिस्टम ह्यूमन बॉडी से स्टार्ट किया है, और स्केलेटन सिस्टम को हमने बताया कि किस लिए चुना, कि हमें वो आधार चाहिए था जिससे हम स्टार्ट करें और हमें समझ में आया कि हमारे ऑर्गन कहाँ कहाँ सुरक्षित हैं और उन ऑर्गन की क्या क्या प्रोसेस है और वो हमारी दैनिक जीवन में क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों हमें भूख लगती है, क्यों हमें प्यास लगती है, क्यों हमें गुस्सा आता है। ये सारे क्वेश्चन हमारे माइंड में उठते हैं। क्यों हमें सपने आते हैं, क्या कभी आपने जानने की कोशिश नहीं की? यदि सोचना चाहिए। जब तक साइंस में कब, क्यों, कैसे, वाई, व्हेन, हाउ ये वर्ड क्रिएट नहीं होते, तब तक ये समझना मुश्किल है। और इंग्लिश में तो आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूजन होना चाहिए, क्योंकि वी हैव टू सेट अप आवर माइंड कि ये इंग्लिश नहीं, ये हिंदी जैसे ही वर्ड हैं।
इंग्लिश हिंदी में डिफ्रेंशिएट क्रिएट मत करो, आराम से सेल और टिश्यू इन चीज़ों को समझने का प्रयास करो। हम आगे पढ़ेंगे जैसे मेल और फीमेल रीजन फर्टिलाइजेशन से जाइगोट सेल का निर्माण करते हैं, और जाइगोट सेल मैच्योर अवस्था में जिस तरीके से 3 सेल्स एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म लेयर का निर्माण करती हैं, जो हमारी बॉडी को आगे चल के एक निश्चित ऑर्गन प्रदान करती हैं। जैसे बॉडी में एक्टोडर्म जो ऑर्गन एक्टोडर्म लेयर है वो जाके हमारी स्किन का निर्माण करते हैं, और जब हम सॉफ्ट ऑर्गन या इंटरनल किसी भी ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे तो वो उसमें लिखा होगा कि इसका विकास एक्टोडर्म से हुआ है, इसका विकास मीजोडर्म से हुआ है, एंडोडर्म से हुआ है, ये हमें जानकारी मिलेगी। इसलिए मैंने आपको एक छोटा सा व्यू दिया है ताकि आपका अप्रोच एक नज़रिया बन जाए कि हमें कैसे चलना है। तो स्पर्म ओवम आपस में मिले, फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बना, फिर वो मैच्योर में अवस्था में आई, कुछ जितने भी डेज हो गए वो आगे हम क्लियर करेंगे कि कितने डेज में वो जाइगोट मैच्योर हुआ, कैसे उसने फिर जाके एक इन्फेंट का निर्माण एक इन्फेंट स्टेज में पहुंचा, इन्फेंट स्टेज के बाद कैसे एम्ब्रियो स्टेज आती है, और एम्ब्रियो स्टेज के बाद कैसे चाइल्ड स्टेज आती है, और फिर कैसे ह्यूमन का विकास होता है, एडल्ट स्टेज आती है। इन सभी अवस्थाओं को हम बहुत डिटेल से ये स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और मैं नेक्स्ट डे हम एक्सियल स्केल सिस्टम के स्किल के बाद हम अगला लेक्चर जो होगा अर्थात वर्टिकल कॉलम के बारे में कल स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।